नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, इस्तकबाल करता हूं मैं आपका न्यूज फ्लैश टीवी में। मैं हूं राहुल और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडिशनल कमिश्नर जयपुर हैदर अली जैदी जी। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल। सबसे पहले तो आपको बाराफात की और हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सर कुछ अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, एक शेर है इकबाल का कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तसन्नो नहीं वल्ला नहीं है। मतलब कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन आदमी अपने आप को बहुत कम जानता है। तो मैं इस प्रोसेस में हूं कि खुद को पहचान पाऊं। बिल्कुल, देखिए आप इस प्रोसेस में है कि आप खुद को पहचान पाए, लेकिन आपको पूरी दुनिया पहचानती है क्योंकि आप जिस मुकाम पे हैं वहां पर हर कोई पहुंचना चाहता है और वहां की कामयाबी को हर कोई चूमना चाहता है। आपने बड़ा ही बेखूबी कमाल काम किया है और इस वक्त आप जनता की सेवा के लिए तत्पर हाजिर रहते हैं। इस पैंडेमिक टाइम के अंदर भी आपने जो बढ़ चढ़कर काम किया है वो काबिल तारीफ है। उसके लिए एक बार मैं तहे दिल से आपके लिए ताली बजाता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं हैदर अली जैदी नाम मेरा, और मैं बेसिकली जयपुर में ही मेरी शिक्षा हुई, यहीं पढ़ा मैं। उसके बाद मैं आरपीएस में आया तो मैंने कई जगह मेरी पोस्टिंग्स रही जी। मैं अजमेर रहा, जोधपुर रहा, जयपुर सिटी में रहा, फिर मैं अलवर रहा, भरतपुर रहा मैं, फिर एक विदेश में असाइनमेंट में चला गया था, फिर एडिशनल एसपी में भरतपुर अलवर रहा, फिर उसके बाद मैं डिस्कॉम में रहा बिजली में, फिर मैं जेडीए में रहा, उसके बाद मैं एसपी कर रहा, फिर मैं डीसीपी ट्रैफिक काफ़ी लंबे समय तक रहा, फिर मैं एसपी भरतपुर रहा, कमांडेंट आरएसी रहा और डीआईजी इंटेलिजेंस रहा। अब मेरी पोस्टिंग ये एडिशनल एसपी कमिश्नर सेकंड की है, जिसमें मेरा जो कार्य क्षेत्र है उसमें ट्रैफिक है, उसमें लाइसेंसिंग है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें पुलिस लाइंस है, और इसके अलावा जो आसूचना है वो मेरा कार्य क्षेत्र है यहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, आप मेरी तरफ देख के एक बार दर्शकों को ये बताइए कि आपने इस लंबे समय में जो ये आपकी जर्नी रही है, इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी, जर्नी मेरी जो रही है इसमें एक्सपीरियंस मेरा अच्छा खट्टा मीठा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन हर जिंदगी में हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। बिल्कुल। तो वी आर स्टिल अ लर्नर, हम सीखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ध्येय जो है एक ही रहता है। वो ध्येय रहता है किस प्रकार से हम सोसाइटी को समझें, किस प्रकार से उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, और किस प्रकार से एक पीपल फ्रेंडली पुलिस जो है वो बनाएं, ताकि लोग खुल के, जैसे आप मेरे से बात करें ऐसे हर आदमी मेरे से बात करे, अपनी समस्याएं बताएं, और जो हम समाधान जितना कर सकते हैं कोशिश करते हैं वो करने की। बिल्कुल। जैसा कि आप ट्रैफिक डीसीपी बने हैं और मेरी तो मुलाकात आपसे पहले भी होती रही है, लेकिन ट्रैफिक डीसीपी में होते हुए जब आप थे तो आपने बखूबी ट्रैफिक व्यवस्थाओं को देखरेख किया और उनको बड़ा कमाल से व्यवस्थित करके रखा। आप भरतपुर एसपी रहे, वहां का कार्यकाल आपका कैसा रहा? ये भरतपुर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, चैलेंजिंग जगह है भरतपुर, क्योंकि उसके दो तीन कारण हैं। एक तो भरतपुर की जो बाउंड्री है वो यूपी से मिलती है, आगरा से मिलती है, मथुरा से मिलती है, फिर कुछ दूर पर जो है एमपी से मिल जाती है। तो वहाँ पर इंटर स्टेट प्रॉब्लम्स है, इंटर स्टेट क्राइम है, वहाँ पर ब्रज क्षेत्र है, अलग से वहाँ का कल्चर है। इसके अलावा भरतपुर में जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया घना सेंचुरी की वजह से, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर है या फिर माइनिंग है, जो इनकी अपनी समस्याएँ हैं। वहाँ पर बेसिकली कई तरह की पहले हाईवे रॉबरीज भी हुआ करती थी, फिर वहाँ कुछ क्राइम टिपिकल भरतपुर के हिसाब से डेवलप हुआ, जो कि जैसे OLX है, जैसे साइबर क्राइम है, वो डेवलप हो गया। तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग प्लेस। एग्जैक्टली। तो भरतपुर के अभी राजस्थान के अंदर देखा जाए तो भरतपुर एक क्राइम के अंदर बहुत मतलब टॉप पे माना जाता है। हाँ, क्राइम सबसे ज्यादा जो क्राइम है डिस्ट्रिक्ट्स में वो भरतपुर में है, राजस्थान के अंदर है, क्योंकि वो थोड़ा सा यूपी बॉर्डर से भी टच हो जाता है, फिर सबसे बड़ी बात वो बीएड इलाके से भी टच हो जाता है। जी जी। तो वहां पर चैलेंजिंग मतलब चैलेंजेस बहुत ज्यादा, डांग क्षेत्र भी है वहाँ पर, और अभी भी जो डेवलपमेंट है इतना नहीं हो पाया जितना कि अपेक्षित है, या और जिलों का डेवलपमेंट हुआ, इसलिए लोग जो है वो क्राइम कुछ वहाँ पर ज्यादा डेवलप हो गया। अच्छा सर, आप अपने पैंडेमिक टाइम के बारे में कुछ बताइए कि आपका वो पैंडेमिक टाइम आप मतलब जहाँ पे पूरे लोग बाग घरों में थे और आप उनको संदेश दे रहे थे कि प्लीज अपने घरों में रहिए, बाहर मत निकलिए, कोरोना से बचिए। उस वक्त आप अपनी ड्यूटी पे तैनात थे, ड्यूटी कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस पैंडेमिक का बड़ा जो है वो मिला जुला एक्सपीरियंस रहा मेरा जी। एक तो पैंडेमिक जब शुरू हुआ तो मैं भरतपुर में था। भरतपुर में पैंडेमिक अभी तक भी लोग बाग पूरी तरह नहीं समझ पाए। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं,
तो मेरी बात होती है अक्सर डॉक्टर से, तो वो भी अभी तक जो है वो एक तरह से मिस्ट्री है ये। एग्जैक्टली। तो ये जो मिस्ट्री है इसको अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। ये पेंडेमिक जो है वो कोरोना जो है एयरबॉर्न है, कि आपके टच से होता है, कि उसका जो चेंजेस होते हैं उसमें वो किस प्रकार से होते हैं, और उसका जो इंटेंसिटी है वो किस प्रकार से होती है, वो पहले लंग्स पे असर डालती है कि पहले थ्रोट पे असर डालती है। तो ये अभी तक मिस्ट्री है, इसको अभी वर्कआउट हो रही है। तो शुरू में जब कोरोना हुआ तो एक तरह से सबसे पहले आपको शायद ये जान के आश्चर्य होगा कि सबसे पहले सूचना मेरे पास आई थी। वो इस प्रकार से आई थी कि जयपुर में कुछ इटालियन आए थे घूमने के लिए, उनको बाद में कोरोना डिटेक्ट हुआ था। और वो भरतपुर में भी रुके थे। तो सबसे पहले सूचना मेरे पास यही थी कि होटल्स में आप ये चेक करवाइए कि इस नाम के कोई व्यक्ति रुके हैं क्या। फिर वो जयपुर भी रुके थे। जब तक तो हमारे यहाँ कोरोना का टेस्ट भी नहीं होता था, पूना लैब में जाके उसका टेस्ट होता था। बिल्कुल बिल्कुल, पूना लैब में होता था, क्योंकि यहाँ पे कोरोना के टेस्ट लिफ्टिंग लैब थी भी नहीं थी। तो उस वक्त सबसे पहले जो ये सूचना आपके पास आई, और उस वक्त आपने क्या डिसीजन लिया? देखिए, डिसीजन तो मैंने ये सीखा है जीवन से कि हर चीज के सॉल्यूशंस होते हैं। और कोई भी जो परमानेंट चीज जो मुश्किल है परमानेंट नहीं होती। एक आपने सुना होगा दिस शैल टू पास। यस यस, बिल्कुल। तो इसलिए हर चीज जो है पास होती है। बिल्कुल। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप अगर मुसीबत से डर के भागेंगे तो भी मुसीबत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। तो आप उसको किसी न किसी तरह से फेस करना है। फिर जो है आजकल तलवार का जमाना है नहीं, आजकल दिमाग से आपको हर चीज को फेस करना, सॉल्व करना पड़ता है। कहते हैं कि प्रॉब्लम टेम्परेरी होती है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी परमानेंट होती है। जी। तो आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आज भी वो जनता के प्रति है, और आप उसमें बिल्कुल अपने जो तन मन धन से जो भी भागीदारी है वो बखूबी निभाते हैं। अच्छा, कुछ आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर कीजिए। पर्सनल लाइफ मेरी जैसे डिपेंड करता है। मैं जैसे बिजी पोजीशन में रहता हूँ तो पर्सनल लाइफ बहुत कम हो जाती है। अपने पर्सनल कैसे मैनेज करते हैं आप? पर्सनल शौक कम हो जाते हैं। और अगर मैं स्टाफ पोस्टिंग में रहा या थोड़ी इजी जॉब में रहा तो पर्सनल जो शौक है मेरे वो उनको मैं डेवलप करता हूं। मैंने जहां तक होश संभाला है, मैं जितना बड़ा हुआ हूं, मैंने आपको आज तक इजी जॉब में नहीं देखा है कभी। नहीं, जैसे अभी मेरी पोस्टिंग थी डीआईजी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी, तो उसमें जो मेरा वक्त था पोस्ट ऑफिस आवर्स वो जो नॉर्मली फ्री होते थे, तो मैं अपने पर्सनल शौक, जैसे मेरे को शौक है एक्सरसाइज करने का, तो मैंने बखूबी किया, वो तब भी करता हूँ मैं। बिल्कुल, तभी आप, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं आपको बिल्कुल सामने कि आप बहुत फिट नजर आ रहे हैं इस वक्त, और आपने बहुत ही अपने हेल्थ को लेके भी आप हेल्थ कॉन्शियस रहे हैं और आपने अपने काम किया। सुबह डेली मैं वर्कआउट करता हूँ, कोशिश करता हूँ कम से कम 1 घंटे वर्कआउट करूँ। फिर डाइटरी हैबिट्स में चेंज करते रहता हूँ। विद एज आपकी डाइटरी हैबिट जो चेंज होनी चाहिए। तो आप मेरे ख्याल से जो आपकी हेल्थ है वो आर्ट नहीं है बल्कि साइंस है। तो उसमें आप क्या डाइट लेते हैं, किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आई लव रीडिंग, तो आई रीड लॉट ऑफ बुक्स। मुझे बहुत शौक है पढ़ने का, मुझे लिखने का शौक है, मुझे म्यूज़िक का शौक है। तो मैं सोचता हूँ कि जीवन का एक एक पल बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको मैं जितना खुल के जी सकता हूँ, मैं जीने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको संगीत का शौक है, म्यूजिक का शौक है, आपके कुछ फ्रेंड बॉलीवुड में भी हैं जो, और एक तो आपके मेरे को ध्यान है कि मैं आपके थ्रू ही मिला था उनसे, इरफान खान जी जो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद नहीं है, वो 2019 के अंदर फर्स्ट कोरोना में वो चले गए थे, हमसे रुखसत हो गए थे वो। उस दिन वो मेरे जो बेटे हैं उनकी बर्थडे थी और ये बड़ा, हाँ, तो हम उनकी तैयारी कर रहे थे शाम की, और फिर मुझे दोपहर में सूचना मिली, उनके भाई ने फ़ोन किया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो दिन हमेशा मुझे वो पल याद रहेगा, क्योंकि वो आपके बैचमेट भी रहे हैं, आपके क्लासमेट भी रहे हैं और आपके बहुत ही करीब दोस्त रहे हैं। हाँ, मेरे अच्छे दोस्त थे वो, बहुत अच्छे। लेकिन अब वो नहीं है, तो एक वो जो आपको जब ये बारिश बारे में पता चला तो वो उस वक्त आपको क्या फील हुआ? देखिए, ये जो बिछो जो होता है, बिछड़ना जो होता है, वो बहुत ही ऐसी फीलिंग होती है जिसको आप अल्फाज में, वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। और जो करीबी लोग अगर बिछड़ते हैं तो उनके लिए बहुत इंटेंस आपकी फीलिंग होती है। तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो उनके साथ बिताई होती है वो एक पिक्चर की तरह आपके दिमाग में आती है। और आप कोशिश करते हैं संभलने की, लेकिन बहुत कम मौका मिलता है। क्योंकि इसके बाद मैंने अभी इसी साल अप्रैल में मेरे पिताजी को भी मैंने खोया है, तो एक कोरोना से। तो मैं जानता हूँ कि किस प्रकार जो है बिछड़ने का गम होता है। लेकिन फिर भी लाइफ गोज ऑन। कहते हैं कि जिंदगी एक सफर है, लोग आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। हम इंसानों से लड़ सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले से हम ना लड़ सकते हैं ना उनको समझाया जा सकता है।
अच्छा सर, कानूनी व्यवस्थाओं को लेकर अभी जो राजस्थान पुलिस है वो क्या प्रोटोकॉल बना रही है? देखिए, पुलिसिंग जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है जी। और पुलिसिंग मेरे हिसाब से उसके कोई परमानेंट प्रोटोकॉल तो होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो एरिया स्पेसिफिक भी होते हैं। जैसे आपने भरतपुर की बात की, तो भरतपुर में भी मैंने महसूस किया कि वहाँ पर 3 तरह की पुलिसिंग थी। एक तो मेवात क्षेत्र की पुलिसिंग थी, वो बिल्कुल अलग थी। फिर एक डांग क्षेत्र की पुलिसिंग थी, वो बिल्कुल अलग थी। फिर एक जो मेनलैंड की, भुसावर की और भरतपुर की लोकल पुलिसिंग थी, वो बिल्कुल अलग थी। सिटी की जो पुलिस, सिटी पुलिसिंग अलग होती है। तो इसी तरह से जयपुर की पुलिसिंग जो है, मुझे सौभाग्य मिला जयपुर में कई तरह से काम करने का। तो जयपुर की पुलिसिंग बिल्कुल अलग है। जयपुर के लोगों का मिजाज अलग है और जयपुर के लोगों का जो है तरीका है वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करने का, वो बहुत अलग है। तो हर जगह से जो आपकी कामयाबी होती है या जो आपकी वर्किंग होती है, वही होती है कि उस चीज़ को आप किस प्रकार से आत्मसात करते हैं। जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो पब्लिक में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका कहीं ना कहीं मिला होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। जब वो एक होते हैं, जब भी हम जो है कुछ कर पाते हैं, लोगों से मिल पाते हैं और आगे हमारी भाईचारा बढ़ता है। इस कोरोना ने क्या है कि जिंदगियां बहुत छोटी कर दी है और जो मिलन होता था, लोगों का आपसे मिलन होता था, वो बहुत कम हो गया है। तो अब वापिस से कि यही गुहार है ऊपर वाले से भी और जनता से भी कि सभी प्लीज मिलजुल कर रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। देखिए, मेरा मानना यह है कि अभी तक जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि एक मिस्ट्री है, अभी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है। तो हमारे लिए फर्स्ट वेव जो थी वो बहुत ही खतरनाक थी और हमें बहुत डराया उसने। लेकिन दूसरी वेव ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया और बहुत ही खतरनाक थी। तब से लेकर अब तक फाइनेंशियल क्राइसिस जो आए हैं वो उनसे ऊपर नहीं आए थी और हमने बहुत अपनों को खोया इसमें। अब तीसरी वेव के लोग कहते हैं, तो अभी तो थैंक्स गॉड के कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो कि आगे क्या होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हमने इसको इन्फोर्स भी करवाया। जैसे लोग यहाँ के जयपुर के बहुत कोऑपरेटिव हैं। देखिए, आप आज जो बहुत बड़ा एक जुलूस निकलता था इसका, ईद मिलादुन नबी का, वो लोगों ने कैंसिल किया, तीज का कैंसिल किया। इसके अलावा गणेश चतुर्थी कैंसिल की, आपके जो थी कृष्णाष्टमी उसका जुलूस था, कैंसिल किया। जयपुर में मैं डीसीपी ट्रैफिक रहा हूँ। जयपुर में एक साल में मोर देन 600 जो है वो छोटे मोटे झांकियाँ निकलती, मेले निकलते होते, लेकिन वो सब कैंसिल हुए। तो इस तरह से जो है ना हम उससे जीत पाएंगे। तो अब एक ही तरीका है, जैसे आगे दीपावली का त्यौहार है, तो हम कितना अपने प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, क्योंकि आप जो है वो इससे खुद को खतरा भी उत्पन्न कर रहे हैं और साथ वाले को खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जैसे आजकल अभी प्रोटोकॉल में ये आया कि आप ओपन स्पेसेस में रह सकते हैं, लेकिन क्लोज स्पेसेस में जो है आपको इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। तो हम किस प्रकार से सोच समझ के अपने आप का बचाव कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा मेडिकल साइंस नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन को हैबिट फॉर्मेशन है। अपने आप की जीवन की जो पद्धति है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत मतलब अभी आप एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पे आ गए हैं, बहुत जल्दी आपके ट्रांसफर होते गए, बहुत जल्दी आपको प्रमोशन भी मिलता गया। तो ये आपकी मतलब काबिलियत को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने आपको ये जो रोटेशन दिया है, प्रमोशन दिया है और आज आप एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पे आ गए हैं, तो सर क्या बदलाव लाने वाले हैं? नहीं, आपकी वैसे ट्रांसफर प्रमोशन ये रूटीन प्रक्रिया है, इसमें एक वक्त लगता है। ये आपकी मोहब्बत है कि आपको लगता है बहुत जल्दी हो रहा है, नहीं, मेरी पोस्टिंग बहुत लंबी रही है। और बदलाव राहुल, देखिए, बदलाव जो है वो एक 2 वे प्रोसेस है। आप खुद अपने में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन जब तक के सिस्टम बदलाव के लिए तैयार नहीं है, वो बदलाव नहीं ला सकते। तो मैंने धीरे धीरे जयपुर को बदलते हुए देखा है। हम जब इस कॉलेज में पढ़ते थे तो उस ज़माने में ट्रैफिक रूल्स नए जो थे वो इन्फोर्स हो रहे थे। हेलमेट नया उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हम एज ए स्टूडेंट महसूस करते थे कि किस प्रकार से हेलमेट जो है वो उस चौराहे पे लगाएं जहाँ पर पुलिस वाले हों और वहाँ से निकलते ही हेलमेट उतार लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे लगने लगा, अब आज की पीढ़ी को भी लग रहा है कि हेलमेट जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। तो वो चीज़ आपके धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होती है आपकी लाइफ स्टाइल में। जैसे लेन ड्राइविंग है, अभी नो हॉकिंग का चल रहा है। इससे पहले मैं जब डीसीपी था तो आपको ध्यान हो तो हमने ई चालान शुरू किया था। फिर पहली बार जो है वो JLN पे कैमरे लगवाए थे। तो
उससे वहाँ फिर पे लिमिट भी ये किया था कि 40 की स्पीड होनी 60 तो वो पहले एक्सपेरिमेंट शुरू किया, फिर लोगों को पसंद आने लगा। उससे आप देखिए कि फिर आंकड़े देखे जाते हैं। वहाँ पे जो OTS चौराया है वहाँ पर एक्सीडेंट का जो था वो भी बहुत कम हो गया था। मुझे ध्यान है कि हमने उससे पहले 3 महीने में जो थे वो शायद 26 एक्सीडेंट हुए थे और 4 मौतें हुई थी। उसके बाद जब हमने कैमरे लगवाए, इनको इन्फोर्स कराया, तो शायद वो एक्सीडेंट घट के 3 रह गए थे। बिल्कुल, तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ा। तो अब इसलिए ये इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और अब जो है टाइम है वो है स्मार्ट पुलिसिंग का, स्मार्ट ट्रैफिक पुलिसिंग का। बिल्कुल जी। तो सर अभी जैसे आप ट्रैफिक से DCP से हटे, उसके बाद में आप आज एडिशनल कमिश्नर हैं और कमिश्नरेट में हैं, और अब मैं आपसे एक चीज जो मैंने आज तक आपको नहीं बताई वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से आप रहे हो कि मैं भी आपकी तरह बनूं। आपको एक IPS बनने की इंस्पिरेशन कहां से मिली? मेरे को IPS बनने की मैं RPS में सिलेक्शन हुआ मेरा, और जो सर्विसेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, वो ओपन सर्विसेज होती हैं। उसमें कई तरह की कई सर्विसेज होती हैं उसमें, जैसे RPS RS भी होती है, RPS होती है, फिर अकाउंट सर्विस होती है और सर्विसेज होती हैं। तो ये आपका भाग्य होता है, आपकी रैंक होती है कि आप एक सर्विस में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें कोई रोल नहीं रहा, आपका चांस था कि मैं RPS बन गया। लेकिन उसके बाद बनने के बाद जो है वो मेरे इंस्पिरेशन बहुत सारे अफसर्स रहे, और मैंने कोशिश की कि मैं उनको, चाहे वो राजस्थान कैडर के हों या बाहर के हों, मैंने बहुत भी बुक्स पढ़ी और मैंने फिर फॉलो करने की कोशिश की। तो IPS बनने में मेरा इंस्पिरेशन तो शायद मेरी चांस था, मेरा लक था कि मैं IPS बन gया। लेकिन उसके बाद मैं बेहतर पुलिस वाला कैसे बनूं या बेहतर एक इंसान कैसे बनूं, उसके लिए मेरे इंस्पिरेशन बहुत रहे। जी। आपके फादर की कोई बात जो आपके फादर हमेशा आपको बोलते थे? मेरे फादर शिक्षा से ताल्लुक़ रखते थे, प्रोफेसर थे वो यूनिवर्सिटी में, और बहुत ही उनका टोन था, वो लाइट टोन था, और वो अपनी बात बड़ी मुस्कुरा के कहते थे, और उनकी हर चीज़ जो थी वो बहुत ही मीनिंगफुल होती थी। तो मेरी अच्छा, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ इसलिए मेरा बहुत साथ रहा मेरे पिता के साथ। उन्होंने मेरे को साथ घुमाया भी, वो बातें भी करते थे। तो एक बात नहीं, कई बातें हैं जो कि मैं मैं सोचता हूँ कि धीरे धीरे मैंने इम्बाइब भी किया है, और अब मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे मेरे जो टोन है या मैं जो सोचता हूँ या मेरे इवन फोटोग्राफ्स दिखते हैं वो मेरे फादर से काफ़ी मिलने लगते हैं। तो आप धीरे धीरे अपने पिता की तरह बनने लगते हो। बिल्कुल। और अब मैं पुलिस में आया तो मुझे याद है मेरे फादर ने एक मुझे किस्सा सुनाया कि उनके दोस्त थे, वो शायद हरियाणा जा रहे थे, और उस ज़माने में मारुति कार नई चली थी। बिल्कुल। तो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, फिर एक्सीडेंट हो गया तो उनको वहाँ पर लोकल पुलिस ले गई। फिर उनके साथ कुछ शायद हवालात ने बंद कर दिया, तो वो इतने डिस्टर्ब हुए कि बाद में अपने चेहरे सर पे वो धूल डालते रहते थे। तो आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा बर्ताव आपसे कैसा होना चाहिए ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, देखिए पॉवर्टी का अपोजिट रिच नहीं होता, पॉवर्टी का अपोजिट होता है डिग्निटी। तो हम आपकी डिग्निटी को कैसे मेंटेन रखें, ये हमारी सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए नौकरी करने। बिल्कुल। और आप हमेशा अपनी डिग्निटी को बना के रखते हैं, और ऐसे ही अपने कर्म जोश से आप अपनी इस सफलता की सीढ़ियों को पार करते जा रहे हैं और लोगों की सेवा करते जा रहे हैं। अच्छा, एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, जो बच्चा आप ही के घर के निकट रहता है, और उस बच्चे से, वो भी अभी सिविल की प्रिपरेशन कर रहा है। उस जब बच्चे से पूछा गया कि तुम इस की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, तो उस बच्चे का कहना था कि वो बच्चा मेरे को खुद लेके गया, और उस बच्चे ने लिटरली मुझे कहा कि आपके घर की नेम प्लेट दिखाई, उसने कहा कि ये जो नाम देख रहे हो आप, एक दिन ऐसा ही नाम करना है। बहुत मुझे इस बात की खुशी, में इस लायक नहीं हूँ कि कोई मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ। ज़िंदगी देखिए सतत प्रक्रिया है, और मैं जैसे मैंने पहले वाक्य कहा था कि सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आदमी खुद को पहचाने। हाँ, तो सर आप अगर ये कह रहे हैं कि आप इस लायक नहीं है, सर मैं आज आपको एक बात कहता हूँ कि लायक आप खुद नहीं कह सकते अपने आप को, वो जनता बताती है, वो हम लोग बताते हैं, क्योंकि हम जिससे इंस्पायर होते हैं वो हम बताते हैं। कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों के लिए बहुत अच्छा वकील बन जाता है और दूसरों की गलतियों के लिए बहुत अच्छा जज बन जाता है, वही उल्टा होना चाहिए उससे, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। तो इसीलिए इंस्पिरेशन आप हैं और हमेशा रहेंगे। और सर आप जयपुर की जनता को, राजस्थान की जनता को कोई दिवाली पे संदेश देना चाहते हैं? अब मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके राहुल, और आपने मेरी थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर दी,
तो ये सर तारीफ देखिए बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। अच्छा, और मैं कभी झूठी तारीफ नहीं करता, नहीं, क्योंकि हर कोई इंसान देखिए, आप जैसा बनना चाहता है और इंशाल्लाह आप जैसा बने। देखिए आप दो बातें और मैं आपसे बताऊंगा। देखिए एक तो आदमी जो है ना वो तो नश्वर है, लेकिन उसकी जो सिफात है यानी उसकी जो खूबियाँ है ना वो परमानेंट होती हैं। एग्जैक्टली। तो आदमी अपनी खूबियों से पहचाना जाता है। हमें आपको सबको एक टाइम के बाद जाना है, लेकिन जो खूबियाँ हैं वो हमेशा रहती वो हैं। रहती है। दूसरा, दीपावली के लिए सभी को मेरी ओर से राहुल दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। और देखिए ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ये संक्रमण काल है, हम इससे गुजर रहे हैं। हमने बहुत मुश्किलें अपनी पर्सनल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हमने देखी हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी मेमोरीज हमारी फेड हुई हैं। हमें प्री कोविड मेमोरीज बहुत कम हमारी रह गई, सारी हमारी मेमोरीज जो है वो सिमट के रह गई 2 साल में। तो ये साल, ये दीपावली आप सबके लिए शुभ हो। और मेरी ये कामना है कि धीरे धीरे ये जो वबा है, ये जो पेंडेमिक है, ये धीरे धीरे हमारे जीवन से अलग हट जाए, इसकी यादें ख़त्म हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल जब तक ये मौजूद है, आप सबसे मेरी विनती है कि आप प्रोटोकॉल का पालन करें। आप जो है वो तंग जगह पर, क्लोज्ड जो स्पेसेस हैं उसमें ज़्यादा प्रोटोकॉल का पालन करें। जितना संभव हो सके आप घर में रहें, बाहर जब भी निकलें जब आपको आवश्यक काम हो। तो आपको सभी को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं मैं कि अगली दीपावली जो है आपके लिए और ज़्यादा खुलापन और ज़्यादा खुशियां लेके आएगी। धन्यवाद, जय हिंद। आपको भी हमारी न्यूज चैनल की तरफ से, न्यूज फ्लैश टीवी की तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम दुआ करते हैं, हम आपसे आशा करते हैं कि आप ऐसे ही अपना काम करते रहेंगे और ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहेंगे और आपकी स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू। तो देखते रहिए न्यूज फ्लैश टीवी। और हमारे साथ थे अभी स्टूडियो में एडिशनल कमिश्नर हैदर अली ज़ैदी जी।